नमस्कार दोस्तों। आज देश भर में चक्का जाम है। आज मैं अपनी गाड़ी में डीजल डलाने 4 पेट्रोल पंप पर गया। 3 पर डीजल खत्म हो चुका था। एक पे इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे लगा कि अब चंडीगढ़ में यह हालत है तो दूसरी जगह क्या होगी, जहां पर हर आधा किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप है। तो यानी आधा किलोमीटर पर कम से कम एक पेट्रोल पंप है, और यदि औसत जोड़ ले तो 400 या 500 मीटर पर एक पेट्रोल पंप। इससे आप समझ सकते हैं कि आज क्या हालत हो रही है। यह हालत क्यों हो रही है? क्योंकि एक तानाशाह सरकार मनमानी कानून बना देती है। किसी को भी जेल में डाल दो, किसी को भी कुछ कर दो, किसी को फांसी चढ़ा दो, क्या कर दो, किसी गोली मार दो, बुलडोजर चला दो, उसको कोई कंसर्न नहीं। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि इससे जनता को, आम आदमी को क्या नुकसान होगा, क्या स्थिति आएगी। बहरहाल दोषी कोई और नहीं है, इस देश की वो जनता है सबसे पहले, जिसने उन्हें वोट देकर इस कुर्सी पर बैठाया है। लेकिन भुगतना तो पड़ेगा सबको, चाहे आपने वोट दिया हो चाहे न दिया हो। यानी न देने वालों को कष्ट देने के लिए यह किया जाता है। यदि मैंने ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के यहां पर जो अध्यक्ष हैं उनके साथ बात की, वो सारे सब भाजपाई। आज वो हड़ताल पे थे। मैंने कहा भाई क्यों हड़ताल कर रहे हैं? कल तक तो इन्हें वोट दिलाने के लिए आप ही जिद करते थे। तो कहते हैं भूल हो गई। हो सकता है फिर भूल हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो करेंगे, बार बार भूल करते हैं। लेकिन ये भूल, जो भूल है कमल का फूल, वो बार बार होने से होता क्या है? कभी आप यूरिया खरीदने की लाइनों में लगे होते हैं, वहां आप पर लाठी चार्ज हो जाता है। इसके उदाहरण हमने यूपी में भी देखे, इसके उदाहरण हमने हरियाणा में भी देखे, और इसके उदाहरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और न जाने किन किन राज्यों में देखे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह की दशा रही है। और इस तरह के जब उदाहरण सामने आते हैं तो इसके बाद फिर एक दूसरी घटना याद आती है कि नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। और जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद में जगह जगह, हर जगह लाइनें लगी थी, और उन लाइनों में 250 लोग लाइनों में मर गए थे। लेकिन इस देश के ना तो प्रधानमंत्री को शर्म आई, न इस देश के तमाम सारे उन मतदाताओं को जो जनता की बात करते हैं। मरे कौन? जनता के लोग। नोट किनके बदले गए? बल्क में बदले गए उन तमाम पूंजीपतियों के, उन कालाबाजारियों के, उन तमाम सारे लोगों के। उनके नोट घर बैठे बदल गए। हम जैसे लोगों के भी नोट घर बैठे ही बदले थे। कभी नहीं मैं गया, और करीब 10 लाख रुपए मैंने बदले थे। तो बड़ी ईमानदारी से कहता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस जरूरत इसकी है कि सरकार में आप कितना ताकतवर है। मैं आपको मेरे पास में फोटो भी है कि जब लोग 2000 के एक नोट के लिए, जो कह दिया गया था हफ्ते में एक बार मिलेगा, वो नोट की पूरी गड्डी 2000 की मेरे पास थी। मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, और आएगी बात तो मैं बताऊंगा कि कहां से है। तो ऐसी स्थिति में यह हालत थी। लेकिन इस देश की सरकार, तो आप जानते हैं सरकार है, तो सरकार के खेल हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कितने खेल हुए होंगे। लेकिन लाइन में लोग मर रहे हैं। चलिए, हम तमाम सारे लोगों ने उसमें सेवा का काम किया, तमाम लोगों को पैसे से मदद की, खाने पीने की मदद की, दवाओं की मदद की। लेकिन यह दुर्भाग्य था। इसके बाद में जीएसटी आई। नया जब जीएसटी आया तो फिर लोगों को
लाइन में लगना पड़ा, तमाम समस्याएं देखनी पड़ी, अपने सीए के यहां, कहीं किसी के यहां, कहीं किसी के यहां, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। और आज तक जीएसटी किसी की समझ में नहीं, क्योंकि जीएसटी एक संकट बन गया है। चलिए, जिनको बना है उन्हीं को नहीं समझ आता है, तो फिर हम क्या कहें। फिर इसके बाद लाइन में लग रहे थे लोग दर्शन के लिए, लाइन में लग रहे थे कुछ और के लिए, और ये लाइनों का क्रम चल ही रहा था। कभी 2000 के नोट को बदलने की फिर से लाइन लगना शुरू हो गई, और उस लाइन की स्थिति भी हमने देखी। अभी आरबीआई के एक दफ्तर में मैं गया, वहां पर देखा कि किस तरीके से नवंबर के लास्ट महीने में भीड़ लगी थी, वो भी देख लिया। इसके बाद अब लाइनें फिर देख रहा हूं डीजल पेट्रोल डलाने की, और लाइनें देख रहा हूं ट्रकों के खड़े हो जाने की, तमाम टैंकरों के खड़े हो जाने की। क्यों? क्योंकि जिनके लिए कानून बनाया जाता है उनसे उस पर विमर्श किया जाता है, उनकी आपत्तियां ली जाती हैं, विपक्षी दलों के साथ में चर्चा होती है, सदन में चर्चा होती है। लेकिन राहुल गांधी ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मनमानी कानून जो शहंशाह लागू कर देते हैं, संसद में उन विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके मनमानी कानून पास करा लेते हैं जिससे चर्चा नहीं हो, और जिन पर ये बनाए गए हैं उनसे तो बात ही नहीं की जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रकर्स से इतनी नफरत, वो जो इतनी कठिन जिंदगी जीते हैं। तो राहुल गांधी ने इसको लेकर के उनकी जीवन की कठिनाइयों को जोड़ते हुए कहा कि इस तरह के हालात पैदा कर दिए। लेकिन साहब हो तो गए, किसानों के लिए भी यही किया गया था, और याद करिए किसान पूरा लाइन में लग गया था, और उसने फिर दिल्ली सीमा पर लाइन लगा दी थी, सरकार लाइन में आ गई थी, लेकिन अंततः उन्हें झुंझुना पकड़ाया और साहब आंदोलन तो खत्म करा लिया। उसके बाद उनमें से अधिकतर किसानों ने वोट भी दे दिया, लेकिन आज तक ना तो उन 750 किसानों को जिनकी मौत हुई उन्हें कोई लाभ हुआ, और ना ही किसानों को कोई लाभ हुआ। किसानों की हालत बद से बदतर हो गई, यह भी हमने देखा। बेटियों के लिए न जाने क्या क्या कहते थे, और बेटियों के लिए जब करने की बारी आई तो आईआईटी बीएचयू में ही, जो नरेंद्र मोदी का खुद का अपना निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर उन्हीं के लोग गैंग रेप करते हैं, और गैंग रेप के बाद में जब उस पर आवाज उठाते हैं अजय राय, तो उनपे एफआईआर दर्ज की जाती है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रधानमंत्री का जो कार्यालय बना हुआ है उसका घेराव करने का फैसला किया, क्योंकि कम से कम उनके खिलाफ सक्षम कार्रवाई हो, उनके खिलाफ हो कि किस तरीके से उन्होंने सुनियोजित किया था। लेकिन नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर वहां तो दिखाई नहीं देते हैं। और यह भी पता चला कि उन्होंने रेप करने के बाद में आराम से गए, खाना खाया, और खाना खाने के बाद में अपने घरों में सोए, फिल्म देखी, और 3 दिन तक वो बनारस में ही थे। फिर एक केंद्रीय मंत्री के तमाम सारे ट्वीट और प्रोग्राम को उसको ट्वीट करते रहे, और उसके बाद मध्य प्रदेश चले गए चुनाव प्रचार कर। वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, और 2 महीने बाद अब जब पकड़ में आए हैं, तब आए जब उन सारे फोटोग्राफ्स को अवेलेबल कराया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कि देखिए, आप हमें कह रहे थे कि हम झूठा आरोप लगा रहे हैं, आप ये सच देखिए। तो सच देखकर ये बौखला जाते हैं, यही इनकी तकलीफ। तो बौखला गए, इसलिए साहब उन्हीं पर आमादा है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका अख्तियार है। अब लोगों का दिमाग कैसे भटकाया जाए, क्या किया जाए, इसकी स्थिति कल मैं बता चुका हूं कि जिस तरीके से राजीव मोदी
जो नरेंद्र मोदी के बहुत क्लोज हैं और एक फार्मा कंपनी के एमडी हैं, उनके खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज कराने के लिए उस विक्टिम को हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई होगी नहीं, और होगी तो दिखावे के लिए होगी, बाद में कैसे बचाया जाए इसका काम शुरू हो जाता है। क्यों साहब? नीरव मोदी और ललित मोदी और इस तरह के मोदी बहुत सारे हैं, तो अब उन मोदियों पे मैं क्या कहूं, क्योंकि राहुल गांधी को बेचारों को वो हो गया मानहानि का, तो इसलिए मैं मोदियों पे ज्यादा बोलता नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मोदियों की हालत क्या है। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। उसके बाद जिस तरीके से धर्म के नाम की पताका उठाने की बात करते हैं, धर्म के तमाम आख्यान देते हैं, तमाम व्याख्या करते हैं, और जब व्याख्या करते हैं, सब कुछ बताते हैं, ड्रामे होते हैं, उस स्थिति में सवाल तो बनता है कि ईसा पूर्व 200-300 उसमें जब मुख्य मित्र जब तक नहीं आया था, तब तक क्या वैष्णव संप्रदाय था? नहीं था। उसके पहले शैव संप्रदाय ही होता था, या वैदिक काल हुआ है। और उन्हें खत्म करने के लिए किस तरीके से क्या क्या खेल हुए। जब बौद्ध धर्म आया और उनके अनुयायियों ने सनातनियों पे हमले किए, उन्हें खत्म किया, तब कोई सवाल नहीं है। यानी इस देश के अंदर वह सूरत होती है कि जब जो आप पर हमला कर दे, आपके ऊपर कब्जा कर ले, उसके आगे तो आप सरेंडर कर देंगे, से सबको कहेंगे कि नहीं, हां ये गलत है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। कहां विवाद सुलझाने का काम सरकार का होता है, वो विवाद बढ़ाना काम करती है। और यह स्थिति हो गई है कि विवाद बढ़ाइए, वो करिए, पहले दाम 1000 कर दीजिए, फिर उसमें 100 रुपया कम कर दीजिए और कह दीजिए हमने बड़ी राहत दे दी। यही नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां। इस कारण से शिक्षा भी बर्बाद हो रही है। दूसरी चीजें, एनसीईआरटी की बुक्स में जिस तरीके से झूठ नफरत परोसी जा रही है, जिस तरीके से दूसरे झूठ मनाए जा रहे हैं, वो सामने आप देख सकते हैं। उन सब स्थितियों में न्याय की जरूरत होती है। न्याय कौन करेगा? अन्यायी? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा? तो साहब वो तो नहीं लगता है कि करेगा, क्योंकि वो वही तो कातिल है। तो इस तरह की दशा है, और इस तरह की दशा हो तो उसमें तमाम सवाल आते हैं। तमाम सवाल आते हैं कि किस तरीके से इसको खत्म किया जाए, किस तरीके से आपके समर्थकों को खत्म किया जाए, और किस तरीके से तमाम नैरेटिव बदल दिए जाएं। तो इन सब की स्थिति है। जो हालात खड़े हैं, उन हालात का जो जवाब देता है। आपको याद होगा 1.5 लाख भर्तियां हो गई थी आर्म फोर्सेस में, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो। तो जब तमाम भर्तियां हो गई थी तमाम सेनाओं में, 1.5 लाख भर्तियां हो गई। उन 1.5 लाख भर्तियों का अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना था, वो नहीं किया गया, और स्थिति यह हुई कि उसकी जगह इसे अग्निवीर बना दिया गया। और जो उन युवाओं से 100 करोड़ रुपए फीस के रूप में वसूले गए, वो भी वापस नहीं हुए। यानी लूट हर तरह से, बेरोजगारों को भी लूट कर लो और दूसरों को लूट लो, तो ये लूट का भी खेल है, ये भी है। तो इस तरह के खेल चल रहे हो, तो इन लूट के खेलों का जो विरोध करता है वो दुश्मन हो जाता है। इन्हीं लूट के खेलों में ही है कि जिस तरीके से किया गया है, जिस तरीके से बदला गया, उन सब का नतीजा क्या हुआ? बच्चे मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए और तमाम घटनाएं हो रही। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की एनसीआरबी कह रही है। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश भर में, अकेले उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान का 55% महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं। यानी 55% सिर्फ यूपी में होते हैं, बाकी से सेकंड नंबर पे दिल्ली में और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र में।
इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा क्या है। जहां आप राम राज्य की बात करते हैं, जहां आप कहते हैं महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हो गई, जहां और तमाम दावे करते हैं, तो जब ये दावे करते हैं तब लगता है कि आप क्या बलात्कारियों के साथ खड़े, आप किसके साथ खड़े, और खड़े तो दिखाई देते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वो फोटोज कह रही, आपकी पार्टी के अंदर मौजूद लोग कह रहे हैं। तो आप किसका किसका नहीं कर रहे हैं, आप सभी का चीरहरण कर रहे हैं। चाहे बच्चियां हो, चाहे इस देश का किसान हो, चाहे इस देश का मजदूर, और मजदूरों की भी दशा आपने जिस तरीके से मनरेगा में एक जिल्लत भरा तरीके से काम करके किसी तरह से अपने परिवार को पालने का कोई ढकपोच के काम करता है, उसको भी आपने आधार से लेके और तमाम जो बाध्यताएं कर दी जिससे उसका रोजगार खत्म हो जाए। यही तो आपका है। वजह बहुत सारी हैं, बहुत सारे विवाद हैं। केवल ये आप कहते हैं मुसलमान शासकों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। अरे मुसलमान शासकों का आप औसत निकाल लीजिए, उनके जो चंद किए गए उससे बहुत ज्यादा आप पर अत्याचार दूसरे और सबने किए, चाहे शक रहे हो, चाहे हूण रहे हो, बौद्ध रहे हो। तो आप इससे समझ सकते हैं और वो स्थितियां समझ सकते हैं कि किस तरीके से जैनिज्म से आपकी चिढ़न होती थी। और जो सेकेंड बीसी में पुखमित्र ने जो वैष्णव धर्म बना करके जिस ढंग से किया, उसको लेकर के शैव और वैष्णव में जो लड़ाई थी और फिर राम और कृष्ण में लड़ाई थी, वो सारे के भक्तों में लड़ाई हुई। और कोई भी किसे कौन मानता है इस पर है। कृष्ण को किसी ने पूर्ण देव माना तो उनको अंश माना, यानी इसमें भी विवाद है कि कौन भगवान है कौन नहीं है और क्या है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इनके नाम पर लड़ते रहिए, आपस में एक दूसरे का गला काटते रहिए, और सरकार आपके ऊपर काले कानून लाती रहेगी। कभी आईटी एक्ट में, कभी भारतीय न्याय संहिता के रूप में, कभी इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के रूप में, तो कभी किसानों के ऊपर लाए गए काले कानूनों की तरह से किसान सुधार कहेंगे, और कभी नोटबंदी जैसे और तमाम सारे तरीके अपना के। तो ये जो तुगलकी फरमान है, इन फरमान से बर्बादी आपकी हो रही है। आप मंदिर देखते रहे, आप दूसरे हिंदू धर्म देखते रहे, आप कहते रहे हिंदू जाग गया। हिंदू नहीं जाग गया, आपकी बर्बादी जाग गई। तो फैसला आपको करना है कि आपको न्याय की यात्रा में जाना है या बर्बादी की यात्रा में जाना है। और न्याय की यात्रा तो होके रहेगी, क्योंकि वो न्याय है और न्याय सदैव होता रहता है। भले ही उसको लेकर कोई अदालतें हो या कोई हो अन्याय कर रहे हो, लेकिन न्याय की यात्राएं लड़ती रही हैं, वो लड़ेंगी। जीतना हारना वो जनता के हाथ में होता है, उसके हाथ में होता है जो उसका शिकार होता है। फैसला आपको करना है। आपको इसी तरीके से घुट घुट के मरने का शौक है तो अलग बात है, अन्यथा फैसला आपको करना पड़ेगा कि आप क्या करें। तो तमाम सारे सच है, इतने कड़वे हैं कि उन्हें बोला नहीं जा सकता, नहीं तो तमाम लोगों की भावनाएं आहत हो सकती। इसलिए जय